क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? गुप्त मतदान द्वारा, बाय सीक्रेट बैलेट। जब आप राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने जाते हैं तो वहां ईवीएम मशीन नहीं होती है, वहां पर आपको जो है एक पेपर मिलता है, पेपर में प्रत्याशियों के नाम लिखे होते हैं और आप पेन मिलता है, और पेन में आपको अपने प्रेफरेंस को, अपनी पसंद को शो करना पड़ता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में आपकी पहली पसंद का कैंडिडेट कौन है, आपकी दूसरी पसंद का कैंडिडेट कौन है, आपकी तीसरी पसंद का कैंडिडेट कौन है। और ये क्यों होता है ये आप लोगों को पता है? क्योंकि एक फिक्स कोटा प्राप्त करना होता है, अगर किसी को वो कोटा नहीं मिला तो सेकंड राउंड की काउंटिंग होगी, और जिसने सबसे कम, फर्स्ट राउंड में जिसने सबसे कम वोट वैल्यू पाया है उसको हटा देंगे, और उसको जो वोट मिले हैं देखा जाएगा उसमें सेकंड प्रेफरेंस किसकी है, उस सेकंड प्रेफरेंस वाले कैंडिडेट्स को वोट उसके ट्रांसफर किए जाते हैं। तो ये चुनाव होता है ये बाय सीक्रेट बैलेट होता है, दिखाया नहीं जाता है, गुप्त मतदान होता है। अब क्योंकि गुप्त मतदान को हम बताना चाहते हैं, देखिए एक दल बदल कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ, एक कानून है दल बदल कानून, अंग्रेजी में कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। ये है क्या, तो उसको समझ लीजिए। जब संसद में या राज्यों की विधानसभाओं में वोटिंग होती है, अर्थात कोई मुद्दा है, कितने लोग उसके फेवर में हैं, कितने लोग उसके फेवर में नहीं है, इस प्रकार से वोटिंग होती है। कोई प्रस्ताव रखा गया संसद में, या कोई कानून बनना है, लॉ बनने के लिए जो है कानून को पास होना पड़ता है संसद से या विधानसभा से। तो कानून कैसे पास होगा, देखा जाएगा कितने लोग उस कानून के फेवर में हैं वो यस कहें, कितने लोग इस कानून के फेवर में नहीं है, अगेंस्ट है, वो नो कहें। फिर उसी हिसाब से तय होता है, अगर मेजॉरिटी फेवर में है तो वहां से जो है वो बिल, वो विधेयक पास हो जाता है, फिर दूसरे सदन में जाता है, वहां से पास होता है इसी प्रोसेस से, फिर राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति उसमें अपने सिग्नेचर करते हैं और बिल या विधेयक एक्ट बन जाता है। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे होते हैं जब वहां डिसाइड करना होता है, जरूर नहीं कि कानून बने, इसके अलावा कोई प्रस्ताव, कोई रेजोल्यूशन जो है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस रखा गया, और देखना है कितने लोग उसका फेवर कर रहे हैं, कितने लोग उसका फेवर नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें पार्टी लाइन में की जाती हैं। मान लीजिए कोई मुद्दा रखा गया है संसद में, बीजेपी उसका समर्थन कर रही है, तो जरूरी नहीं कि उसको दूसरी पार्टियां भी समर्थन करें, दूसरे लोग उसका विरोध कर सकते हैं, कांग्रेस उसका विरोध कर सकती है, समाजवादी पार्टी उसका विरोध कर सकती है, हो सकता है शिवसेना उसका समर्थन करे। तो इस प्रकार से वहां पर वोटिंग होती है, वोटिंग से डिसाइड किया जाता है कि मेजॉरिटी का निर्णय क्या है। मेजॉरिटी अगर फेवर में है तो वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है, वो प्रस्ताव पास हो जाता है, या वो विधेयक पास हो जाता है। अगर मेजॉरिटी उसके अगेंस्ट में है वो पास नहीं होता। हर पार्टी अपने विधायकों से या अपने सांसदों से कहती है, व्हिप जारी करती है। इसका अर्थ यह है अपने सांसदों को वो आदेश देती है कि आज संसद के पटल पर, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, आज जो प्रस्ताव रखा जा रहा है हमारी पार्टी के सांसद इसका समर्थन करेंगे, या हमारे पार्टी के जो सांसद हैं इसका विरोध करेंगे। या उत्तर प्रदेश विधानमंडल है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कोई रेजोल्यूशन रखा जा रहा है, तो योगी क्या कहेंगे, अपने बीजेपी के मेंबर से कहेंगे आज जो रेजोल्यूशन रखा जाएगा आप सब लोग वहां प्रेजेंट रहेंगे और उसका आप जो है समर्थन करेंगे। तो समाजवादी पार्टी अपने विधायकों से कहे कि आज योगी मंत्रिमंडल के द्वारा जो रेजोल्यूशन रखा जा रहा है आप सब लोग उसका विरोध करोगे, अपोज करोगे। ठीक, इस प्रकार से पार्टी के सांसदों को पार्टी लाइन में, जैसा कि आदेश हुआ है हाई कमीशन से, जैसा कि आदेश दिया गया है, जिसको कहते हैं व्हिप जारी किया गया है, उस व्हिप के अकॉर्डिंगली उनको वहां वोट करना पड़ता है कि हाँ हम फेवर में हैं, हाँ हम अगेंस्ट में हैं। अब मान लीजिए किसी पार्टी ने, मान लीजिए सपोज समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों से कहा कि आपको जो रेजोल्यूशन रखा जा रहा है सरकार के द्वारा आप उसका विरोध करना है, और समाजवादी पार्टी का विधायक व्हिप को नहीं मानता है और उसका रेजोल्यूशन का समर्थन करता है, रेजोल्यूशन के फेवर में वोट डाल देता है, तो ये क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कि उस
विधायक ने अपने आला कमान के द्वारा जारी किए गए व्हिप को नहीं माना, उसने अपनी पार्टी लाइन से अलग जाकर वोटिंग करी है, उसने दल को बदला है। इसको कहा जाता है उस पर दल बदल का आरोप लगता है। इतनी बात समझ आ गई? तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ बना हुआ है, जो दल बदल विरोधी कानून है, वो ये बताता है कि अगर कोई दल बदलता है, अपनी पार्टी लाइन के से हटकर जाकर वहां पर व्यवहार करता है सदन के अंदर, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसकी सदस्यता, उसकी मेंबरशिप जो है कैंसिल की जा सकती है। क्योंकि आप कांग्रेस की पार्टी के विधायक हो, कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आए और सदन के अंदर आप हाउस में कांग्रेस की नीतियों के विरोध में जाके काम कर रहे हो, तो आप कांग्रेस पार्टी से आपने क्या किया? दल को बदला है। और इस आरोप में, इस चार्ज में उस पर जो है कार्रवाई की जाती है पार्टी के द्वारा और उसको जो है निष्कासित किया जा सकता है। ठीक? तो राष्ट्रपति के चुनाव में जब वोटिंग होती है तो हर पार्टी अपने विधायकों से, अपने सांसदों से बताती है कि आपको किसका फेवर करना है। कई प्रत्याशी खड़े हुए हैं, आप किसके फेवर में रहोगे, मगर चूंकि मतदान गुप्त हो रहा है तो कोई जान नहीं सकता। बीजेपी ने सपोज कहा कि आपको द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना है, आपको राष्ट्रपति के चुनाव में उसे वोट देना है। अपने बीजेपी ने अपने सभी जो है विधायकों से और सांसदों से कहा, लेकिन वोटिंग तो जो है वहां बाय सीक्रेट बैलेट है, गुप्त मतदान है। बीजेपी का कोई मेंबर द्रौपदी मुर्मू को ना देकर किसी और को वोट दे देगा, कौन जान पाएगा? तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये एंटी डिफेक्शन लॉ, ये दल बदल कानून लागू नहीं होता। नॉर्मली पार्टी के विधायकों को, सांसदों को उसी लाइन पे चलना पड़ता है जैसा कि यह पार्टी का आदेश होता है कि आपको फेवर करना है किसी रिजोल्यूशन का कि उसके अपोज करना है, ये पार्टी तय करती है। और फिर विधायकों, सांसदों को उसी प्रकार से सदन के अंदर, हाउस के अंदर वोटिंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर कोई विधायक या सांसद पार्टी लाइन से बाहर जाके वोटिंग करता है, पार्टी लाइन को नहीं मानता है, तो उस पर दल बदल का आरोप लगता है और दल बदल के आरोप में उसकी मेंबरशिप कैंसिल की जा सकती है कि आप जाइए फिर से चुनाव लड़ के आइए, आप हमारी पार्टी का विधायक नहीं रहे, क्योंकि जनता ने आपको मेरी पार्टी के लिए चुना था और आपने सदन में अंदर जाकर मेरी पार्टी के बजाय दूसरी पार्टी का समर्थन किया है। जनता के साथ आपने विश्वासघात किया है। कोई डाउट? तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होता। उसकी एक ही वजह है कि वोटिंग चूंकि गुप्त हो रही है, तो गुप्त वोटिंग में आप उस कानून को लागू कर ही नहीं सकते, क्योंकि या तो वोटिंग को खुल कर रखी जाए, तो खुल के होनी नहीं है ये। हाँ, नहीं, पारा चैप्टर के लिख लीजिए। नहीं। हाँ, in the election of president, anti-defection law is not applied. Anti-defection law is not applied. This is because voting in this election is by secret ballot. बैलेट की स्पेलिंग बताएं क्या? हो गया? हाँ, BALLOT है सर। बैलेट BALLOT है सर, सीक्रेट बैलेट।
राष्ट्रपति के चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होता, क्योंकि इस चुनाव में मतदान गुप्त होता है, क्योंकि इस चुनाव में मतदान गुप्त होता है। देखिए एग्जाम में आपसे इसको इस प्रकार से पूछा जा सकता है, आराम से दे दिया उन्होंने कथन, असर्शन, कथन, असर्शन, राष्ट्रपति के चुनाव में दल बदल लागू नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होता। ये हो गया कथन, उसका रीजन लिखा, रीजन RE। चुनाव में किसके, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान गुप्त रखा जाता है। ठीक, ये कारण हो गया। तो कथन और कारण दोनों सही है, और ये जो कारण है इट इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। कथन कारण दोनों सही है, और ये कारण इस कथन को जस्टिफाई कर रहा है, जिसका सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक, नोट करेंगे क्या इसको, मिटा दें? हाँ? अब नेक्स्ट आर्टिकल है, ये आर्टिकल 55 था, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, मैनर ऑफ प्रेसिडेंस, मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, अब अगला आर्टिकल है आर्टिकल 56। ये बताता है राष्ट्रपति का कार्यकाल, टर्म, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। टेन्योर टर्म सब जो सही है। हाँ, देखिए होता क्या है, पहले समझ लीजिए फिर लिखिए। राष्ट्रपति जब अपने पद को ग्रहण करता है, जिस तारीख को वो अपने ऑफिस का चार्ज लेगा, जिस तारीख को वो अपने ऑफिस को एज्यूम करेगा, उस तारीख से 5 वर्ष तक का उसका टेन्योर या टर्म होता है। मगर इसके पहले भी राष्ट्रपति जो है अपने पद को छोड़ सकता है, त्यागपत्र देकर इस्तीफा दे देता है, या वो जो है मर गया तो 5 साल कैसे चलेगा, उतने रहेगा, या नहीं, इसका आयु से कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में आयु से कोई लेना देना नहीं है। वो एक बार पद पे जाएगा तो अपने पद में 5 वर्ष तक, अगर स्वस्थ है तो 5 वर्ष तक वो रहेगा। हाँ, अगर मान लीजिए उसका इलेक्शन हो गया, वो चुन लिया गया, और बाद में जो है इस प्रकार का आरोप लगा कि चुनाव में करप्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की गई थी, चुनाव में भ्रष्टाचार हुआ था, भ्रष्ट आचरण का दोषी माना जाता है, उस पर आरोप लगता है, तो मामला कहां जाएगा? राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा कोई भी मामला कहां जाता है? सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट या दूसरी कोर्ट उसको नहीं सुनती है। राष्ट्रपति से जुड़ा कोई भी डाउट, कोई भी डिस्प्यूट shall be inquired into and decided by the Supreme Court of India। तो सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए मामला जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में निर्णय होता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव था वो गलत था, उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस, भ्रष्ट आचरण का पालन किया गया है, इसलिए उसको जो है चुनाव को रद्द किया जाता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो जाएगा पहले ही, 5 साल के पहले। या राष्ट्रपति पे आरोप लगता है उसने संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान के नियमों को पालन नहीं किया है, इस आधार पर उस पर जो है इम्पीचमेंट, उस पर महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग संसद में चलता है और उसको दोषी माना जाता है,
उस प्रकार उसको अपने पद से हटा दिया जाता है, तो उस प्रकार से उसका टर्म खत्म हो जाएगा। तो नॉर्मली राष्ट्रपति एक बार चुनने के बाद जिस दिन वो अपने ऑफिस को ग्रहण करता है, जिस दिन अपने वो पद को लेता है, उस दिन से अपने पद ग्रहण की तिथि से राष्ट्रपति पूरे 5 साल तक अपने पद पर, अपने ऑफिस पर रहता है। इसके पहले अगर उसने त्यागपत्र दे दिया है, अगर उसने जो है अगर उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके चुनाव को रद्द कर दिया गया है, या उसको महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया है, या उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका टर्म उसके पहले खत्म हो जाएगा। ये नॉर्मल नियम है। ठीक, तो लिख लीजिए, प्रेसिडेंट होल्ड्स हिज ऑफिस, द प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस for the term of 5 years, for the term of 5 years. From the date on which he enters upon his office, from the date on which he enters upon his office, राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से, राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। He can vacate his office. He can vacate. इसमें ना वैकेंसी। He can vacate his office before the completion of his term, before the completion of his term, by resigning, through addressing to vice president. वो अपने पद से पूर्व भी, वह अपने पद से पूर्व भी हाँ, ठीक, वो अपने कार्यकाल से पूर्व भी, उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए, वो अपने कार्यकाल से पूर्व भी उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए पद से त्यागपत्र दे सकता है। त्यागपत्र दे सकता है, ये लिखा उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए। देखिए, ये पूछा जाता है कि अगर राष्ट्रपति जो है अपने पद से त्यागपत्र देगा, अगर इस्तीफा देगा, तो अपने इस्तीफे में वो किसको संबोधित करेगा? अपना इस्तीफा वो किसको देता है? राष्ट्रपति सुप्रीम अथॉरिटी है, तो वो जब त्यागपत्र देगा तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा। नहीं, इसी प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट है, अगर उनको त्यागपत्र देना है, वो किसको देंगे? वो राष्ट्रपति को देंगे। सपोज उसमें वाइस प्रेसिडेंट का पद जो है खाली पड़ा हुआ है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपना इस्तीफा देगा। ठीक,
तो उसके पूर्व भी वो त्याग पत्र दे सकता है। अब मान लीजिए जब वो त्याग पत्र देगा तो क्या होगा, पोस्ट खाली हो जाएगी। तो उस पोस्ट को अब कौन होल्ड करेगा आके, तो वाइस प्रेसिडेंट होल्ड करेगा। और अगर वाइस प्रेसिडेंट जो है उस समय जो है एब्सेंट है या वो पद अभी खाली पड़ा हुआ है, तो उसको कौन होल्ड करेगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी उसमें नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल एट द टाइम। ठीक, इस तरीके से चलता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपको ये बात याद रखनी है कि राष्ट्रपति का 5 वर्ष कहां से गिना जाएगा, हाँ, द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, द डेट व्हेन ही, हाँ, शपथ ग्रहण तो पहले हो जाता, शपथ ग्रहण तो पहले करा दिया जाता है। लेकिन अब मान लीजिए 25 जुलाई को राष्ट्रपति को अपने पद में आना है, उसके पहले उसका चुनाव भी हो जाएगा, उसको शपथ ग्रहण भी करा दिया जाएगा। लेकिन 25 तारीख को वो 25 जुलाई को जो है अपने जो है ऑफिस में आएगा, वहां से उसको 5 साल तक गिना जाएगा। ठीक, या यूं समझ लीजिए कि राष्ट्रपति काल 5 वर्ष होता है। सपोज एक कल्पना करते हैं 1990 है, 1990 को जुलाई को 25 जुलाई को एक कल्पना कर रहे हैं, सपोज जो है कोई राष्ट्रपति बना, तो ये कब तक अपने पद पर रहेगा, ये बना रहेगा 24 जुलाई 1995, ये तब तक पद पर रहेगा। क्योंकि 24 जुलाई को कोई 25 जुलाई को अपने ऑफिस में आया था, तो ठीक 5 वर्ष तक ये रहेगा। अच्छा, मान लीजिए यहां पर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया क्योंकि उस पर महाभियोग चलाया गया, या सुप्रीम कोर्ट ने उसके निर्वाचन को रद्द कर दिया, या फिर जो है उसने त्यागपत्र दे दिया, कुछ भी हो गया, जो है 2 साल बाद 2 इयर्स के बाद जो है राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। अब मेरे पास कितना समय बचा, 3 वर्ष बचा। अब क्या किया जाएगा, जल्दी से चुनाव कराया जाएगा। मान लो चुनाव कराने में 4 महीने लग जाते हैं, चुनाव कराने में 4 महीने लग जाते हैं। इन 4 महीने में कौन यहां पर प्रेसिडेंट बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट जो है इन 4 मंथ में जो है प्रेसिडेंट बना रहेगा। होता है, हाँ, तब जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन जाएगा, अभी बताया ना। ठीक, अब मान लें 4 महीने यहां पर कौन जो प्रेसिडेंट रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट रहेगा, क्योंकि 4 महीने में चुनाव हो गए, और चुनाव होने के बाद जो है यहां पर जो है एक नया राष्ट्रपति आ गया। अब जो नया राष्ट्रपति आएगा वो 3 महीने नहीं, वो 3 साल नहीं, वो यहां से गिनते हुए पूरे 5 साल तक राष्ट्रपति रहेगा। हाँ, सेपरेटली उनका 5 साल चलेगा। ये नहीं होगा कि 4 महीने तक ये वाइस प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद जब ये नया हमारा प्रेसिडेंट आ गया तो नया प्रेसिडेंट जो है अब यहाँ 3 साल तक रहेगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो राष्ट्रपति जिस दिन अपने पद को ग्रहण करता है उस तारीख से 5 साल तक रहता है। यहां पर उसने पद ग्रहण किया था 25 जुलाई को, तो इसका टेन्योर खत्म होना था 24 जुलाई 1995 को। लेकिन मान लीजिए उसने जो है 1992 को जो है 1992 को सपोज जो है ये पद खाली हो गया क्योंकि इसकी मृत्यु हो गई, तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव निश्चित रूप से करा लेना चाहिए। सपोज 4 महीने में करवा लिया गया, तो 4 महीने तक एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन रहेगा, हमारा वाइस प्रेसिडेंट। एक्टिंग प्रेसिडेंट कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। इन 4 महीने में नया राष्ट्रपति हमने चुन लिया, उसको हमने जो है शपथ दिला दी, उसने अपने पद को ग्रहण कर लिया, तो यहां से लेकर पूरे 5 साल तक जो है ये जो है काम करेगा। क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू होता है जिस दिन वो पद ग्रहण करता है, अपने पद ग्रहण से 5 साल तक रहता है। इस बात को आपको बहुत जोर देना है। ये एग्जाम पूछा जाता है कि उसका कार्यकाल पूछा जाता है, उसमें इस प्रकार कंफ्यूज करेंगे, कई सारे ऑप्शन दे दिए जाएगा। आपको ध्यान रखना है जिसने पद ग्रहण किया है, द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, द डेट व्हेन ही एज्यूम्स द चार्ज ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। जिस दिन वो अपने पद को ग्रहण करेगा, जिस दिन अपने पद से जुड़े कार्यभार को वो लेगा, उस दिन से आपकी काउंटिंग शुरू होगी अप टू 5 इयर्स।
प्रधानमंत्री में आएंगे ना तो चीजें बहुत सारी इसमें बातें बताएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। हम मगर अभी के लिए इतना पर्याप्त है कि प्रधानमंत्री में ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री कार्यकाल 5 साल होता है, 2 साल में प्रधानमंत्री मर गया, तो अभी 3 साल बचे हैं ना, तो 3 साल के लिए जो है कोई नया प्रधानमंत्री आ सकता है। लेकिन बहुत सारे सिचुएशन पर निर्भर करता है, क्या सिचुएशन बनती है, वो सारी चीजें जब प्राइम मिनिस्टर के टॉपिक में आएंगे तब वहां क्लियर करेंगे, नहीं तो अभी भटक जाएंगे लोग। हाँ, इसलिए यहाँ पर इतने ये पूरा सही जवाब नहीं है कि फिर जो अगला प्रधानमंत्री आएगा 3 साल तक होगा, सही जवाब नहीं है। मगर फॉर द टाइम बिंग प्रधानमंत्री में ऐसा हो सकता है तो जो है 3 साल का भी कार्यकाल बचा हुआ है संसद का, लोकसभा का, तो इस 3 साल में जब तक लोकसभा नहीं भंग होगी तब तक 3 साल के लिए नया प्रधानमंत्री काम करेगा। सपोज आज मोदी काम कर रहे हैं, मोदी त्याग पत्र दे रहे हैं, या मोदी का मर्डर हो जाए, या मोदी जो है कुछ हो जाए, तो अभी जितना 1 साल भी बचा हुआ है, तो इस 1 साल के लिए जो है कोई दूसरा प्रधानमंत्री बीजेपी का बन जाएगा। यह भी हो सकता है कि मौका अच्छा है, सहानुभूति की लहर है, चुनाव करा लिए जाए, तो फिर 5 साल तक हो जाएगा। तो फिर जब चुनाव करा लिए जाएंगे तो चुनाव के बाद जो फिर नया संसद बने, नई लोकसभा आएगी, उस नई लोकसभा में पूरे 5 साल तक उनको मिलेगा। वहां तक फिर जब वहां पर जाएंगे तब बात करेंगे, अभी भटक जाएंगे ना। अभी बस इतनी बात समझो राष्ट्रपति के बारे में कि जो नया राष्ट्रपति आता है वो अपने डेट से, जिस डेट को अपने पद में आता है उस डेट से 5 साल तक काम करता है। अभी आपको बस इतना समझना है, ठीक, बिटा दो इसको। तो आर्टिकल 56 का बताता है टेन्योर या टर्म ऑफ ऑफिस जो 5 साल है, लेकिन 5 साल के पहले भी ये खत्म किया जा सकता है, ठीक। देखिए आर्टिकल 57 क्या बताता है, ये बताता है री इलेक्शन। हाँ, ये बता रहा है, ये बता रहा है कि राष्ट्रपति जो एक बार राष्ट्रपति बन गया वो दोबारा भी बन सकता है, वो तिबारा भी बन सकता है, वो बार बार बन सकता है। हाँ, ऐसा कोई, हाँ हाँ, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आप तो एक बार राष्ट्रपति बन चुके हैं अब नहीं बनने देंगे, अब क्यों बनोगे भाई, आप तो एक बार बन चुके हैं। नहीं नहीं, वो बार बार राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है, अगर जीतता है तो पूरा 5 साल तक राष्ट्रपति बना रहेगा। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में यह है कि आपको 2 टर्म मिलते हैं, एक बार आप राष्ट्रपति बन गए वहां पर 4 साल का कार्यकाल होता है, आप एक बार राष्ट्रपति बन गए, एक कार्यकाल पूरा हो गया, आप दोबारा फिर बन सकते हो। लेकिन कोई भी व्यक्ति 2 साल से 2 टर्म से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता, अमेरिका में यह है। जैसे अभी ट्रंप थे, अपने ट्रंप खैर हार गए, इनको एक ही कार्यकाल मिला, दूसरे काल में हार गए, लेकिन चुनाव में खड़े हुए थे ना, मान लो जीत जाते तो अगले बार तो इस बार राष्ट्रपति वो फिर से होते दोबारा, लेकिन दोबारा फिर वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे क्योंकि आप 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हो। तो अमेरिका में ये सिस्टम किया गया है, ये पहले ऐसा नहीं था, बाद में किया गया है, 1955 के आसपास किया गया है कि कोई एक व्यक्ति 2 कार्यकाल से ज्यादा राष्ट्रपति पद पर नहीं रहेगा। ये अमेरिका का सिस्टम है। भारत में एक व्यक्ति बार बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये अलग बात है कि अभी तक सिर्फ एक ही राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिनको 2 टर्म मिले थे, उसके बाद से कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है, कुछ ऐसा पॉलिटिकल सिनेरियो रहा है कि कोई भी व्यक्ति दूसरी बार राष्ट्रपति नहीं बना है। लेकिन संविधान ऐसा नहीं कहता, संविधान कहता है जितनी बार चाहें आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक। तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि भारत में तो अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचित हो सकता है अंडर विच आर्टिकल, तो आर्टिकल 57 है। अंडर आर्टिकल 57 प्रेसिडेंट कैन अगेन इलेक्टेड फॉर हिज पोस्ट, और व्यक्ति बार बार इलेक्शन पा सकता है, बार बार जो है राष्ट्रपति बन सकता है। तो लिख लीजिए, हाँ, पुनर्निर्वाचन। The president
can re-elected. The president can re-elected for the office for any for any number of terms, for the office for any number of terms, but same be the not but same be not the case, but be same be not the case with the president of USA. मगर यूएसए में ऐसा नहीं होता है। यूएस प्रेसिडेंट कैन नॉट होल्ड यूएस प्रेसिडेंट कैन नॉट होल्ड इट्स ऑफिस इट्स ऑफिस हिज ऑफिस more than twice हिंदी में लिख लीजिए। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर बार बार निर्वाचित किया जा सकता है। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर बार बार निर्वाचित किया जा सकता है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति को 2 कार्यकाल से अधिक की अनुमति नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति को 2 कार्यकाल से अधिक की अनुमति नहीं है। पैरा चेंज कीजिए, लिखिए भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्हें 2 कार्यकाल मिले हैं। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्हें 2 कार्यकाल मिले हैं। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्हें 2 कार्यकाल मिले हैं, उनको 2 टेन्योर मिले हैं। एक तो 1952 से 57, दूसरा 1957 से 62। इस प्रकार से 2 कार्यकाल मिले हैं। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्हें 2 कार्यकाल मिले हैं। हाँ, ब्रैकेट में लिख लीजिए 1957 और कॉमा 1957 से 62, जिन्हें 2 कार्यकाल मिले। इससे क्या होता है, कसर बहुत क्लियर हो जाता है, बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है। जिन्हें 2 कार्यकाल मिले हैं, डैश करके लिखिए, बाबू राजेंद्र प्रसाद थे। हाँ, बाबू राजेंद्र प्रसाद थे। नहीं, यही है, इन्हीं को कहा जाता है बाबू राजेंद्र प्रसाद। इन्हीं को डॉक्टर भी कहा जाता है, इन्हीं को बाबू भी कहा जाता है, बाबू राजेंद्र प्रसाद। तभी तुमने बाबू बोला है, कुछ हट के बोला जाए। आपने लिख लिया? नहीं लिखा? लिख तो रहे थे आप कुछ। लिखवा दे, हिंदी में लिखा दे कि अंग्रेजी में लिखवाएं? ऐसा लिखवा देना, तो लिख लीजिए ना। आपने क्यों नहीं लिखा? The only president who was elected for 2 terms
The only president who was elected for 2 terms was Dr. Rajendra Prasad. डैश करके ये आप टर्म लिख लीजिए 1952 से 57 तक और 1957 से 1962 तक। देखिए अनुच्छेद 58 में बताया जाता है क्वालिफिकेशन क्या होंगी, कौन प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकता है। क्वालिफिकेशन, हाँ, योग्यता, अर्हता, योग्यता। राष्ट्रपति के पद के प्रत्याशी के लिए योग्यता, हेडिंग डालिए क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए योग्यता, द क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए योग्यता। देखिए क्या क्या योग्यता होती है। वह भारत का नागरिक हो। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वो जो है नहीं हो सकता। तो क्या होना चाहिए, एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, बिलो 35 नहीं होना चाहिए। ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज, हाँ 35, उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, ये दूसरी शर्त है। तीसरी, वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। जो लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा चुनाव के लिए कुछ शर्तें हैं कि कौन व्यक्ति लोकसभा के चुनाव के लिए एलिजिबल होगा। तो वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। हाँ हाँ, you should be eligible for election as a member of Lok Sabha. You should be eligible for election as a member of Lok Sabha. वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। इसका अर्थ ये नहीं कि लोकसभा का सदस्य हो, ये नहीं अर्थ है। उसके पास ये योग्यता हो कि लोकसभा का सदस्य चुना जाए। अगर लोकसभा के चुनाव में खड़ा होता है तो उसके लिए वो एलिजिबल होना चाहिए। और तीसरा, वो लाभ के पद को धारण ना करता हो। लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या है। हाँ हाँ बस यही है। हाँ नहीं वो नहीं लिखेंगे। वो लाभ का पद धारण ना करता हो। He must not hold the office of profit. लिखिए, he must not hold the office of profit under the union government or state government or any local authority or any other public authority। वो भारत सरकार के अधीन, वो राज्य सरकार के अधीन या स्थानीय निकाय के अधीन या किसी भी अन्य प्रकार के सार्वजनिक निकाय के अधीन, सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का पद धारण ना करता हो। लाभ का पद होता है कि ऐसा पद जिसको आप धारण करते हो उसमें आपको सैलरी मिलती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ठीक, के अधीन
कोई लाभ का पद धारण ना करता हो। देखिए ये यहां से जो है कोई भी मेंस का प्रश्न नहीं बनता है। यहाँ पर जो प्रश्न बनेंगे सब ऑब्जेक्टिव जो है आपके प्रीलिम्स के प्रश्न बनते हैं। योग्यता पूछा जाएगा कि जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यताएं होती हैं, कई ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक ऑप्शन गलत है उसको आपको फाइंड करना पड़ेगा। वो लाभ का पद धारण करता हो। तो लाभ का पद किसे कहते हैं? लाभ का पद ऐसा पद क्या होता है जब आप कोई नौकरी करते हो, उस नौकरी के तहत आपको जो है सैलरी मिलती है, ये लाभ का पद है। बोलचाल में समझ लीजिए। बाकी लाभ का पद क्या है इसको कहीं भी संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है कि लाभ का पद क्या है। नहीं तो उसको त्यागपत्र जब वो प्रेसिडेंट के हाँ नहीं, जब चुनाव में आएगा तो उसको वहां से रिजाइन करना पड़ेगा ना। हाँ वो चीज है। नहीं हो सकता वो ना छोड़े, कोई 5 साल ही तो नौकरी मिलनी है राष्ट्रपति के रूप में, ठीक। तो लाभ का पद धारण ना करता हूं, क्योंकि इससे क्या होगा फिर कुछ उसके अब जॉब में क्यों जाएगा, क्यों नहीं जा सकता है जॉब में, क्यों जाएगा वो जब उसको इतना सब उसको देश का राजा बन गया। वो राजा बनने के बाद किसी छोटे से एम्प्लॉयर के पास जाके वो फिर से उसका नौकर बनेगा क्या? उसको फिर इतनी सैलरी इसको इतनी जो है इतनी पेंशन मिलेगी, और पेंशन मिलने के साथ साथ उसको सारी चीजें फ्री रहेंगी, हमेशा हर चीज फ्री रहेगी। तो उसको जो पेंशन मिलेगी वो भी तो बचेगी उसकी, तो वो हाँ टैक्स नहीं लगता, तो वो क्यों जो है जाके कोई करेगा? तो कॉमन सेंस की बात है, इसको लिखा नहीं गया अलग से। अच्छा अब इसमें ये क्लियर कर दिया गया कि लाभ का पद किसे नहीं मानेंगे। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति है, वो दूसरी बार जो है चुनाव लड़ना चाह रहा है, तो जो सिटिंग प्रेसिडेंट होता है उसको लाभ का पद नहीं माना जाता है। द्रौपदी मुर्मू है, दोबारा फिर चुनाव लड़ना चाहती है सपोज, अभी तो करण वो है, अब इनका पद खाली होगा, खाली होने के पहले चुनाव करा दिए जाते हैं। ये नियम है संविधान में, ये नियम है कि इसके पहले कि राष्ट्रपति का पद खाली हो आपको उसके पहले चुनाव करा लेना है। जैसे द्रौपदी मुर्मू जो है 25 जुलाई को अपने पोस्ट में आई, 2022 को आई 25 जुलाई को, तो एकदम पता है ना ये पद कब खाली होना, अगला राष्ट्रपति कब आएगा? अगला राष्ट्रपति आएगा अब 25 जुलाई 2027 को आएगा, पता है ना, इतना एकदम क्लियर है। तो 25 जुलाई 2027 के पहले पहले जो है चुनाव करा लिए जाएंगे राष्ट्रपति के, ठीक। अब अरे द्रौपदी मुर्मू फिर आना चाहती है, तो द्रौपदी मुर्मू तो अभी 25 जुलाई 27 तक तो वो तब तक तो रहेंगे जब तक वो नहीं आएगा राष्ट्रपति, वो फिर से खड़ी होना चाहती है, खड़ी हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद जो है लाभ का पद नहीं माना जाएगा। हाँ तो नहीं तो इसी ये तो बता रहे हैं कि इसको लाभ का पद नहीं माना जाता है। अगर सिटिंग प्रेसिडेंट है तो वो जो ऑफिस होता है उसको लाभ का पद नहीं माना जाता है। ये है नियम है कि लाभ का पद क्या है, कहीं डिफाइन तो किया नहीं गया है, लेकिन जो सिटिंग प्रेसिडेंट होता है उसको लाभ का पद नहीं मानेंगे। इसी प्रकार से जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट अगर मान लीजिए चुनाव में खड़ा होता है तो उसको भी लाभ का पद नहीं मानेंगे, ठीक है ना। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो जो है बनना चाहता है राष्ट्रपति, तो वो चुनाव में खड़ा हो सकता है और ये नहीं माना जाएगा कि वो जो है अभी लाभ के पद में है इसलिए चुनाव नहीं लड़ सकता। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या जितने भी यूनियन मिनिस्टर हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो या दूसरा मंत्री हो, केंद्र में जितने भी मंत्री हैं ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, इसको लाभ का पद नहीं मानते। हाँ उसको लाभ का पद नहीं मानेंगे। इसी प्रकार से जितने राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वो जो है खड़े हो सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, गवर्नर की ऑफिस को भी लाभ का पद नहीं मानेंगे। इसी प्रकार से जितने भी जो राज्यों के जो मुख्यमंत्री और मंत्री हैं जो भी राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो सकते हैं, इस पद को भी लाभ का पद नहीं मानेंगे। लाभ के पद की बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन वहां तक हमको आपको जाने की जरूरत नहीं है। हमें बस यहाँ पर इतना जानना है कि लाभ के पद का जो व्यक्ति है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ नहीं सकता। अगर आप लाभ के पद में हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन अगर आप राष्ट्रपति हो ऑलरेडी पहले से, सिटिंग प्रेसिडेंट हो, माने कि आपका टर्म खत्म हो रहा है, नया टर्म शुरू होने वाला है नए राष्ट्रपति के लिए,
आप उस न्यायपत्ति के लिए आप चुनाव में शामिल हो सकते हो और आपके ऑफिस को लाभ का ऑफिस नहीं माना जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट यूनियन का और यूनियन का प्रेसिडेंट ये लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। जितने राज्य हैं, जितने स्टेट्स हैं, वहां के जो गवर्नर हैं उनके पद को लाभ का पद नहीं मानेंगे। केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं उनको लाभ का पद नहीं मानेंगे। राज्य सरकार में जो मंत्री हैं, माने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो मिनिस्टर के ऑफिस को होल्ड किए हुए उसको लाभ का पद नहीं मानेंगे। देख लीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव में आप हिंदी में लिख लें, आपको कोई दिक्कत नहीं है। कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिए। वो क्या रहा ना कि बार बार चेंज करने से जो है वो लय नहीं बन पा रही है, वो खूबसूरती नहीं आ पा रही है जो आनी चाहिए। हाँ हाँ, वो हम बता देंगे। आप भी पूछ लीजिएगा, जहां पर आपको कंफ्यूजन हो रहा है आप पूछ लीजिएगा, हम तो बता देंगे आपको। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित पदों को लाभ का पद नहीं मानेंगे। इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन द फॉलोइंग ऑफिस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित पदों को लाभ का पद नहीं मानेंगे। इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन द फॉलोइंग ऑफिस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित पदों को लाभ का पद नहीं मानेंगे। इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन द फॉलोइंग ऑफिस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नंबर 1, संघ का निर्वर्तमान राष्ट्रपति, सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन। सिटिंग प्रेसिडेंट, सिटिंग का अर्थ हुआ कि अभी आप ऑलरेडी हो, हाँ, अब आपका कार्यकाल खत्म हो रहा है। यू आर आउटगोइंग प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन। सिटिंग का अर्थ है आउटगोइंग। आप लोग क्लियर है ना? देखिए, आउटगोइंग को होता है कि अभी तो हम हैं लेकिन अब हम जा रहे हैं, मेरी जगह कोई और आएगा, उसको कहते हैं आउटगोइंग प्रेसिडेंट या सिट। नहीं, ऑनगोइंग तो मैंने सुना है, इनकमिंग सुना है, आउटगोइंग सुना है। ऑनगोइंग, अच्छा, हाँ, वो ऑनगोइंग नहीं, उसके लिए जो सिटिंग शब्द टर्म प्रयोग किया जाता है, सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन। संघ का निर्वर्तमान राष्ट्रपति, संघ का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन, संघ का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन, राज्यों के गवर्नर्स ऑफ स्टेट, राज्य का गवर्नर, संघ में मंत्री, मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्टर ऐसे लिख सकते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार के मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री, एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, राज्य मंत्री माने योगी और उनका जो मंत्रिमंडल है, ये सब लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। ठीक, अब देखिए, नागरिक हो, मैं तो उसका पूरी कर चुका हो, और तीसरा क्या था? हाँ, लोकसभा की सदस्यता के योग्य हो। तीसरा, लाभ का पद ना हो। ये जो है एलिजिबिलिटी होती है राष्ट्रपति के चुनाव में। देखिए, कहीं भी क्या कोई ऐसी शर्त है कि उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए? नहीं है ना? माने देखिए कितनी मजेदार बात है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है आपको अगर चपरासी भी बनना है तो आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए। आप यहाँ कहीं भी एलिजिबिलिटी में उन्होंने कहा कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो अंगूठा टेक है
भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो अंगूठा टेकेगा। नहीं, ये बता रहे हमारे संविधान में इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए, कम से कम कक्षा 8 पास होना चाहिए। ठीक। दूसरा देखिए लिखा है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए इसका भारत का नागरिक, अमेरिका में सिर्फ नागरिक होने से काम नहीं चलेगा, अमेरिका में सिर्फ नागरिक होने से काम नहीं चलेगा, वहां का जो है नागरिक बाय बर्थ होना चाहिए, वहीं जन्म से उसको नागरिकता मिली हो। भारत में क्या है, अदनान सामी है, पाकिस्तानी है, अब उनको भारत की नागरिकता मिल गई है। अदनान सामी का नाम सुना आप लोगों ने? सिंगर है, पाकिस्तान का सिंगर है, भारत को उसकी नागरिकता मिल गई, भारत में गाने नहीं भी गाता है। अगर ये कल को प्रेसिडेंट के इलेक्शन खड़ा होना चाहे तो प्रेसिडेंट बन सकता है, क्योंकि ऐसी कोई जो है डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। हाँ, मानो कोई भी विदेशी व्यक्ति आकर जो है यहाँ का नागरिक बन जाए और बनने के बाद वो राष्ट्रपति पद के लिए जो है क्वालिफाइड माना जाएगा अगर जीतता है तो। जबकि अमेरिका में ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी व्यक्ति सिर्फ नागरिक होने से वहां का राष्ट्रपति नहीं बन सकता, ऐसा नहीं चलेगा। वो कहते हैं नहीं नागरिक सिर्फ बनो इससे काम नहीं चलेगा, बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं नागरिकता यहाँ के लिए लेते हैं, नागरिकता से काम नहीं चलेगा। नहीं, जन्म भारत में यहाँ पर भी है क्या? नहीं, नागरिकता वहां जन्म के आधार पर मिलती है और जन्म के अलावा भी मिलती है, हम वहां पर जाकर वहां की नागरिकता ले सकते हैं। हाँ, अलग जगह अलग अलग नियम है, लेकिन भारत में कहा गया कि बस वो भारत का नागरिक हो, ये नहीं कहा गया कि जन्म से नागरिक होना चाहिए। कोई विदेशी व्यक्ति आकर यहाँ पर नागरिकता का ले लेता है, वो यहाँ का राष्ट्रपति के लायक हो जाएगा। तो इन बातों को आपको रखना। देखिए नोट 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 ये स्पष्ट है, इट इज क्लियर, ये स्पष्ट है कि राष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति को जन्मना नागरिक होने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति को बाय बर्थ नागरिक होने की आवश्यकता नहीं है। इट इज क्लियर, इट इज ऑब्वियस दैट अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर द कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शन, अ पर्सन टू बी एलिजिबल for the election of president should not be a citizen by birth, again there is no academic qualification for the same, स्पष्ट है। राष्ट्रपति के पद के लिए व्यक्ति को भारत का जन्मना नागरिक होने की जरूरत नहीं है, ना ही उसे पढ़ा लिखा होने की कोई आवश्यकता है, ना ही उसे नहीं पढ़ा लिखा के लिए जो है पढ़ाई लिखाई है, शिक्षित साक्षर, ना ही उसे पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता है, हमने कहा कि लोकसभा का सदस्य होने के लिए योग्य हो, तो वहां से वो चीज आती है कि क्या कोई व्यक्ति जो जेल से छूट के आया क्या लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है? वो चीजें यहां से गवर्न हो जाएगी। ठीक, जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर 2 साल की सजा हो गई है, कम से कम 2 साल की, तो वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है ना? तो इसलिए जब कहा गया लोकसभा की सदस्यता की योग्य हो, तो ये चीजें यहां से कवर हो जाती हैं कि लोकसभा का चुनाव कौन लड़ सकता है। जिसको मालूम 5 साल की सजा सुनाई जा चुकी है,
तो फिर वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। तो यहां से चीजें कवर हो जाएगी। लोकसभा का सदस्य, हाँ नहीं केस चलता रहता है इसमें भी, हाँ केस चलता है तब हो जाएगा। मान लो उसको केस चलता है, उसको 2 साल सजा हो गई और उसने अपील कर दी ऊपर, ठीक, तो अपील कर दी, माने अभी फिर केस चल रहा है, मगर नीचे की अदालत से 2 साल की सजा हो गई है, तो अब ये नियम बन गया कि अगर 2 साल की सजा सुनाई जा चुकी है तो जब तक केस आपको, जब हाँ बाद में अभी माने कुछ साल हो गए हैं, जब तक आप फाइनली आप जो है बरी नहीं हो जाओगे, जब तक फाइनली आप निर्दोष नहीं माने जाओगे, तब तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। पहले क्या था कि नीचे की अदालत ने मुझे सजा दी, हमने अपील ऊपर कर दी और कहा जब अपील कर दी तो अभी तो जो है हम जब तक फाइनल डिसीजन नहीं होता हम अपराधी हैं नहीं, हम दोषी हैं नहीं। एक नॉर्मल सा नियम है कि जब तक मेरा अपराध साबित नहीं हो जाता तब तक हम निर्दोष हैं। तो नीचे की अदालत सजा होने पर अपराधी क्या करते थे, ऊपर की अदालत में अपील कर देते थे। इस प्रकार से उनको एक तरीके से सेफ्टी कवर मिल जाता था, क्योंकि अभी मेरा मुकदमा पेंडिंग है। तो बाद में इस प्रकार का जो है अब हो गया है कि अगर नीचे की अदालत ने आपको कम से कम 2 वर्ष की सजा सुना दी है तो अब आप चुनाव नहीं लड़ सकते जब तक कि आप भले आपने अपील कर दी हो, क्योंकि जब तक आप फाइनली जो है आप जो है निर्दोष नहीं हो जाते। तो नीचे ने आपको सजा सुना दी है, अब केस चल रहा है, आप इंतजार कीजिए कि आप फाइनली जो है आप एक्विटेड हो जाओ, ठीक। तो वो चीज यहां से क्लियर हो जाएगी, लोकसभा के सदस्य की योग्य हो, वहां से आपका कवर हो जाता है। यहां से मेंस के कोई प्रश्न नहीं बनते, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है, ये प्रीलिम्स के लिए है। बिटा दें इसको। आर्टिकल 59 वो सब लोकसभा के सदस्य चुने जाने के योग्य है ना, वहां से वो चीज आएगी, वहां से क्वालिफिकेशन आएगी। क्योंकि लोकसभा के चुनाव वो नहीं लड़ सकता जो पागल या दिवालिया ना हो, घोषित किया गया हो ना। तो जब आ गया सर कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, माने वो पागल और दिवालिया भी ना हो, वहां सब चीज कवर हो रही है। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, कंडीशन फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। कंडीशंस फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बनता है और वो लोकसभा का सदस्य था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, चुनाव में खड़ा हुआ और वो राष्ट्रपति बन गया। जब वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली था, एमएलए था, उत्तर प्रदेश विधानसभा का वो मेंबर था, विधायक था, और वो राष्ट्रपति बन गया। तो कोई व्यक्ति जो लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा का सदस्य है और राष्ट्रपति बन जाता है तो उसको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। राष्ट्रपति कभी भी जो है ना तो विधानसभा ना ही पार्लियामेंट के किसी हाउस का मेंबर होता है, राष्ट्रपति मेंबर नहीं होता है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा मेंबर है जो बन गया है तो उसको त्यागपत्र अपने पद से देना होता, और त्यागपत्र ना भी दे तो भी जिस दिन वो अपने ऑफिस को एज्यूम करेगा, ऑन द डेट ही एज्यूम्स हिज ऑफिस ही शैल बी डीम्ड टू वैकेट हिज सीट। उस दिन ये मान लिया जाएगा कि उसने अपने उस पद को, उस सीट को छोड़ दिया है, लोकसभा की या राज्यसभा की या विधानसभा की। यूं समझिए हमारे योगी हैं, ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के मेंबर हैं, अभी तो मुख्यमंत्री बने हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होते हैं और जीत जाते हैं। तो जैसे ये अपने पद को लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव के बाद, वैसे इनके यहाँ की मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। या तो ये खुद इस्तीफा दें, इस्तीफा नहीं भी देते हैं तो जिस दिन ये राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठेंगे एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसी क्षण इनकी विधानसभा की सीट जो है ये मानी जाएगी खाली हो गई, खत्म। अब ये मेंबर नहीं रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा के। इसी प्रकार से कोई भी मेंबर जो लोकसभा का या राज्यसभा का है,
माने कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जरूरी नहीं कि मंत्री हो, वो नॉर्मल मेंबर है, सब तो जो पचौरी हैं, हमें पता नहीं मंत्री हैं कि नहीं, ये जो है मेंबर है, मेंबर ऑफ लोकसभा के हैं, लोकसभा के सदस्य हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होते हैं, अगले चुनाव में खड़े हो जाते हैं, तो जैसे ही राष्ट्रपति चुन के जीतेंगे या तो त्यागपत्र देंगे अपने सीट से, कानपुर वाली की सीट से, उन्हें भी त्यागपत्र देंगे, तो जैसे ही अपना पद ग्रहण करेंगे इनकी सीट मानी जाएगी खाली हो गई। अर्थात राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, राष्ट्रपति विधान मंडल के किसी सदस्य का, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। अगर कोई ऐसा सदस्य विधान मंडल का या लोकसभा का या राज्यसभा का चुना जाता है राष्ट्रपति, तो उसको अपने पद, उसको अपनी सीट से त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर नहीं देता है तो राष्ट्रपति बनते ही, राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते ही मान लिया जाता है, हाँ, ऑटोमेटिकली द वेरी सीट वैकेटेड। ठीक, तो ये आपको ये बात ध्यान रखनी, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा, राष्ट्रपति जो है कई उसमें विकल्प होंगे और उसमें इस प्रकार से कंफ्यूज किया जाएगा कि राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है या सदस्य हो सकता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। नहीं, ना लोकसभा का होगा ना राज्यसभा का होगा, किसी भी सदन का। ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ एनी हाउस, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली। नहीं, चुनाव लड़ सकता है, हाँ हाँ, तो अपने से आ जाएगा। तो अगर जैसे जीत गया और मान लीजिए तब भी उसने नहीं छोड़ा, सपोज नहीं छोड़ा, तो नहीं छोड़ा तो भी उसकी सीट जो है वो छूट जाएगी अपने आप। हाँ हाँ, पहले बनी रहेगी। तो ये शर्तें हैं, राष्ट्रपति के पद की शर्तें हैं कि राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य का, किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। तो लिख लीजिए, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। द प्रेसिडेंट इज नॉट अलाउड टू बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, या नहीं होता है, या नहीं हो सकता। The president is not allowed to be a member of either house of parliament. हाँ, ये बताते हैं। और स्टेट लेजिस्लेचर ने लिखिए, और एनी स्टेट लेजिस्लेचर, ये बता रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए लेजिस्लेचर क्या होता है, इसको जानिए। लेजिस्लेचर हिंदी में इसको क्या कहते हैं, विधायिका। ये क्या होता है, जो संसद है, संसद का ही नाम है लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट को लेजिस्लेचर कहते हैं। जो राज्यों के विधानमंडल हैं, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, हाँ, इन्हीं को कहते हैं लेजिस्लेचर। संसद क्या है, संसद जो है यूनियन लेजिस्लेचर है। संसद क्या है, यूनियन लेजिस्लेचर है। राज्यों के जो विधानमंडल है इनको कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर है। ये संघीय विधायिका है, ये राज्य विधायिकाएं हैं। विधायिका होती कौन है, जहां कानून का निर्माण किया जाता है। पूरे भारत के लिए कानून का निर्माण हमारी केंद्रीय विधायिका यूनियन लेजिस्लेचर करेगी, अर्थात संसद करेगी। उत्तर प्रदेश के लिए कानून का निर्माण उत्तर प्रदेश की राज्य विधायिका, उत्तर प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर करेगी। हाँ, तो लेजिस्लेचर वो एक ऐसी बॉडी है जहां कानून का निर्माण किया जाता है, उसको लेजिस्लेचर कहते हैं। हिंदी में उसको विधायिका कहते हैं। इसी को कहते हैं, संसद क्या है, लेजिस्लेचर है। स्टेट असेंबली क्या है, ये स्टेट लेजिस्लेचर है। ठीक, तो राष्ट्रपति जो है किसी सदन का सदस्य नहीं होता। और अगर कोई व्यक्ति, यदि सदन का कोई सदस्य, लिखिए आगे, आपने अंग्रेजी में लिख लिया ना,
if any member of union or state legislature, if any member of union or state legislature is, लिखा हुआ है, हाँ हाँ क्या लिखा है, नहीं आप पढ़िए, मेरी आंखें क्यों खराब करना चाहती हैं। तो फिर आपको अंग्रेजी में बताने की जरूरत है नहीं, हिंदी में समझा दें, हिंदी में समझा दें, आप अंग्रेजी से लिखते रहिए। अच्छा तो क्या करें, अंग्रेजी में लिखा है क्या आपको, लिख लीजिए सर, हाँ ये लिख लीजिए, हाँ इसको लिख लीजिए, हिंदी में आप लोग लिख लीजिए। हैं यदि संसद का या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया जाता है, तो पद ग्रहण के समय से ही, तो पद ग्रहण के समय से ही, तो पद ग्रहण के समय से ही यह माना जाएगा कि उसने अपने पद ग्रहण की तिथि से ही, पद ग्रहण के समय से ही यह माना जाएगा कि उसने अपने सदन की सदस्यता से, उसने अपने सदन की सदस्यता को खो दिया है, उसने अपने सदन की सदस्यता को खत्म कर दिया है। He shall be deemed to vacate his seat on the date he enters upon his office, or he assumes his charge of the office of president. He assumes his charge. एक ही चीज है ना, he enters upon his office कहें या he assumes the charge of his office कहें, सब चीज एक है। कल्पना क्लियर है सब। दूसरी शर्त यह है वो लाभ के पद पे ना हो, सेकंड पॉइंट, वो लाभ के पद में ना हो, he should not hold the office of profit। दूसरी शर्त है वो लाभ के पद पे ना हो, he should not hold the office of profit, वो लाभ के पद पर ना हो, ये दूसरी शर्त है। हाँ हाँ वो वहां पर लिखाया था, जब जो राष्ट्रपति के प्रत्याशी के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, ये यहां लिखा रहे हैं। हाँ, he should not hold the office of profit, ये दो मेन है। इसके अलावा दूसरी चीजें हैं कि उसको जो राष्ट्रपति जब बन जाएगा तो उसको जो है राष्ट्रपति के जो बहुत से विशेषाधिकार दिए जाएंगे, बहुत से प्रिविलेजेस मिलेंगी, बहुत से एमोल्यूमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। उसकी जो सैलरी वगैरह होगी, राष्ट्रपति की सैलरी होती है या उसके जो भी इस प्रकार के लाभ दिए जाते हैं, जब तक वो अपने पद पे होता है उसमें कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जाता। माने हम कुछ उसको घटाएंगे नहीं, सैलरी को हम बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रपति को जो भी उपलब्धियां, जो भी परिलब्धियां, जो भी वेतन भत्ते मिलते हैं, इनका निर्धारण संसद के द्वारा कानून बना के किया जाता है, बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए इसमें द्रौपदी मुर्मू हैं, अब इस वक्त क्योंकि पद पर हैं तो कोई कानून बना के द्रौपदी मुर्मू के सैलरी को कम नहीं किया जा सकता। आप कानून बना के भविष्य में आने वाले राष्ट्रपतियों की सैलरी को कम कर सकते हो। ये अगला जब कोई राष्ट्रपति बनेगा तो अब उसको हम इतनी सैलरी नहीं देंगे, हम उसको ये सुविधाएं नहीं देंगे, लेकिन इनके लिए जो नहीं कर सकते। इसलिए इसकी वजह ये रखी गई कि राष्ट्रपति को इतना भय से बचाने के लिए कि हो सकता है कल को सरकार और द्रौपदी मुर्मू के बीच ठन जाए। सरकार का तो लोकसभा में, राज्यसभा में होल्ड है, सरकार के अच्छा आगे तुमको समझाते हैं हम, चलो कानून बनाओ, इनके सैलरी को, इनकी सुविधाओं को घटा दो, तो ये नहीं करने दिया जाएगा। जो राष्ट्रपति बन गया उसके कार्यकाल में उसको जो कुछ मिल रहा है उसको संसद में कानून बना के कम नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति की क्या सुविधाएं होंगी, क्या सैलरी मिलेगी, क्या क्या उसको चीजें मिलेगी, क्या अलाउंसेस होंगे, क्या परक्विजिट्स होंगी, क्या सैलरी होगी, ये सारी चीजें संसद में कानून बना के तय की जाती हैं। लेकिन जो भी राष्ट्रपति बन जाता है,
राष्ट्रपति बन जाने पर उसके अपने टेन्योर में, उसके अपने कार्यकाल में कानून बना के कोई भी चीज नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये चीज है। तो इसको लिख लीजिए। नहीं, नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति को वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियां, राष्ट्रपति को वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियां, जिसको कहते हैं एमॉल्यूमेंट्स, नहीं, सैलरी है, अलाउंस है, अलाउंसेस, सैलरीज, एमॉल्यूमेंट्स संसद द्वारा कानून बनाकर निर्धारित किए जाते हैं। परिलब्धियां दे आर डिटरमाइंड बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट। The emoluments, salary and allowances of president are determined by an act of parliament, and they cannot be adversely affected during his tenure, and they cannot be adversely affected during his tenure। राष्ट्रपति की वेतन, भत्ते और परिलब्धियां संसद द्वारा कानून बनाकर निर्धारित किए जाते हैं, जिन्हें उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता, जिन्हें उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता। एक बार समझ लीजिए, जो ये लिखा इसका अर्थ क्या है, तो समझ लीजिए। They cannot be adversely affected during his tenure। ठीक, इसको फिर हम बता दे रहे हैं, इसका मायने क्या है। देखिए, द्रौपदी मुर्मू हैं, इनको क्या सैलरी मिलेगी, इनके क्या वेतन भत्ते होंगे, या कोई भी राष्ट्रपति, वो चीजें जो संसद में कानून बना के तय किया जाता है। संसद में कानून बनाते हैं, उस कानून में व्यवस्था होती है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा उसकी ये सैलरी होगी, उसको एक हाउस मिलेगा, राष्ट्रपति भवन, उसका उससे कोई रेंट नहीं लिया जाएगा, उसको ये मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, उसको ये फोन मिलेगा, फोन के इतने बिल में उसको कोई पैसा नहीं लगेगा, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तमाम चीजें ये सब संसद में कानून बना के तय कर दिया जाता है। अब हमारे मुर्मू के साथ जो है, अब मान लीजिए मुर्मू का जो है सरकार के साथ जो है कन्फ्लिक्शन हो गया, तो सरकार ये नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, अभी संसद में कानून बनाते हैं, तुम्हारी सैलरी और तुम्हारी जितनी जो एमॉल्यूमेंट्स है, अलाउंसेस हैं, हम सब कम किए दे रहे हैं, अभी होश ठिकाने आ जाएंगे। नहीं कर सकते। कानून बना के आप आने वाले राष्ट्रपति को नहीं कर सकते हो। तो आने वाले राष्ट्रपति को तो आपने देखा भी नहीं, उनके साथ आपका कोई कन्फ्लिक्शन भी नहीं है। ठीक, तो अगर आपको कुछ करना है तो जो वर्तमान राष्ट्रपति उसके लिए नहीं करोगे, आपको अगर करना ही है तो एक नॉर्मल कानून बनाइए आने वाले राष्ट्रपतियों के लिए। हाँ, तो नेक्स्ट को तो भी आपने देखा भी नहीं है, वो आपका भतीजा होगा कि आपका भाई होगा, कौन होगा। कंसेप्ट क्लियर है, ये चीज है। अब राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है, वेतन भारत एक कंसोलिडेटेड फंड है, भारत सरकार का कंसोलिडेटेड फंड होता है। हम लोग का जितना पैसा होता है, जो टैक्स का पैसा होता है, ये सब कंसोलिडेटेड फंड में जमा किया जाता है। ठीक, नहीं, कंसोलिडेटेड फंड एक अलग चीज है, वो सब जो ट्रेजरी का जितना पैसा जाकर वहीं जमा होता है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का जो पैसा होगा, देखो पैसा बांटे गए हैं कि ये पैसा जो है राज्य सरकार का होगा, ये पैसा जो है केंद्र सरकार का होगा। जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स से जो पैसा आएगा वो केंद्र सरकार के पास जाएगा। हाँ, लेकिन जो है मान लो सेल टैक्स है, वो पैसा किसके पास जाएगा? राज्य सरकार के पास जाएगा, उसके खजाने में जाएगा। ठीक, तो एक इसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया,
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, उत्तर प्रदेश का जो कंसोलिडेटेड फंड है, उत्तर प्रदेश की जो समेकित निधि है, उत्तर प्रदेश की जो संचित निधि है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का पैसा है। और जिस पैसे पर केंद्र का अधिकार है वो पैसा जो है केंद्र सरकार का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बना हुआ है, वो पैसा वहां रखा गया है। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स है, इस प्रकार के जो टैक्स होते हैं, या वो पैसा जिस पे केंद्र सरकार का अधिकार है, वो पैसा केंद्र सरकार का एक खजाना है, भारत सरकार की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वहां रखा जाता है। इस प्रकार से वो टैक्स का पैसा, वो जुर्माने का पैसा जो राज्य सरकार का जिस पर अधिकार है, वो राज्य सरकार का अपने खजाना बना हुआ है, उत्तर प्रदेश का अपना खजाना बना हुआ है, इसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ उत्तर प्रदेश, वहां रखा जाएगा। लोकतंत्र है, ये जनता का पैसा वहां रखा जाता है और वहां से खर्च ऐसे नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ, तो ये जो पैसा वहां रखा जाता है, वहां से पैसा मनमार्जी तरीके से नहीं खर्च किया जाता है। जो लोकतंत्र है, इस पैसे का जो प्रोटेक्टर है, इस पैसे का जो अभिभावक है, गार्जियन है, वो संसद है हमारी, केंद्र सरकार के पैसे की। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, इसकी जो गार्जियन है, यहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर है। पैसा यूं खर्च नहीं होगा, पैसे के लिए जो है हमको गार्जियन से अनुमति लेनी पड़ती है। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, पार्लियामेंट। मोदी की सरकार कोई काम करना चाहते हैं, कोई हाईवे बनाना चाहते हैं, हाईवे में पैसा चलेगा तो पैसा कहां से लेंगे? मोदी सरकार का अपना पैसा नहीं है, मोदी सरकार जो है कंसोलिडेटेड फंड से पैसा लेंगे, तो उसके लिए उनको अनुमति लेनी पड़ेगी पार्लियामेंट की। मुझे हाईवे बनाना है और राज्य के लिए योगी सरकार को कोई स्टेट हाईवे बनाना है, कोई योजना चलानी है, उसके लिए पैसा चाहिए। तो वो पैसा उत्तर प्रदेश का जो कंसोलिडेटेड फंड है, उत्तर प्रदेश की जो संचित निधि है, वहां से पैसा निकालने के लिए योगी सरकार को अनुमति लेनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश विधानसभा की। अभी पहले इतना समझिए जितना बता रहे हैं, आगे आगे बढ़ेंगे तो इस बात समझ नहीं पाएंगे, बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अभी कुछ और ना पूछिए ना, अभी हम ये बता रहे हैं तो हम क्यों भटक जाएंगे। अभी हमको उतना आगे तक नहीं जाना है, यहाँ पे जो चीज रेलेवेंट हो रही है बस उतने हम बताना चाह रहे हैं ना, ये तो कंफ्यूजन पैदा होगा। यहां तक बात समझ आ रही है कि ये लोकतंत्र है वो दौड़ गए जब जो है किसान जो है धरती का सीना चीर के जो है अन्न उपजाता था, और फिर जो है बादशाह उससे जो है टैक्स वसूलता था आधा, और अपने खजाने में रखता था, तो उस खजाने से अपने मनमर्जी से प्रयोग करता था कि उसको जो है अपने बेगम की याद में मोहब्बत की बेमिसाल इमारत बनानी है। उसने पैसा लिया, खर्च कर दिया। किसने आपको अधिकार दिया है जनता के पैसे को खर्च करने के लिए? तब लोकतंत्र नहीं था। आज क्या है, जनता का पैसा है, मोदी खर्च नहीं कर सकते। खर्च करने के लिए उनको जो है संसद की चौखट में आना पड़ेगा, संसद से अनुमति मांगनी पड़ेगी कि मुझे इसके लिए पैसा चाहिए, आप मुझे अनुमति दीजिए। अगर संसद ने अनुमति दी तब मोदी को पैसा मिलेगा खर्च करने के लिए। आप फिर भटक रही हैं। अगर उसका जवाब देंगे तो हम फिर भटक जाएंगे। 7 लाख का पेन कोई मोदी ने संचित निधि से पैसा निकाल के खुद खरीदा है, किसी ने गिफ्ट दिया? जो हमारे हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, ये कई देशों की यात्राएं करते हैं, लोग इन्हें गिफ्ट देते हैं, तो गिफ्ट को ऐसे लोग लास्ट थोड़ी बार दी जाती कि मैं तो संत आदमी हूँ, गिफ्ट रखो अपने पास। गिफ्ट ले लिया जाता है। खुद खरीदा माने नहीं, अगर उनके पास प्राइवेट जेट है, देखिए जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो मोदी का अपना पर्सनल थोड़ी होगा, मोदी का पर्सनल कोई जेट थोड़ी होगा। नहीं, पर्सनल नहीं होता है वो। जो भी प्रधानमंत्री होगा वो उसका होगा, जो भी प्रधानमंत्री होगा उसका होता वो। नहीं, खुद के लिए नहीं लिया होगा, प्रधानमंत्री का होगा मान सपोज खुद के लिए लिया, सपोज थोड़ी देर मान लेते हैं, तो खुद के लिए लिया तो संचित निधि से पैसा निकाल के खरीदा होगा, वो अपने पैसे से अपनी गाड़ी कमाई से खरीदा होगा ना। तो ये बहुत सारी चीजें जो है मार्केट में फर्जी जो है तैरती होती नहीं है, फर्जी जो है बदनाम की जाती कि ऐसा हुआ, एक्चुअली ऐसा कहीं होता नहीं है। ये चीज है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आज सरकार कुछ भी खर्च करना चाहती है तो लोकतंत्र है,
उसको जनता के पैसे के लिए संसद की दहलीज पे आना जाता, संसद से अनुमति मांगनी पड़ती है, जिसको कहते हैं बजट। बजट पास कराना पड़ता है। जब तक बजट पास नहीं होगा तब तक सरकार के पास पैसा नहीं आएगा एक पाई भी खर्च करने के लिए। और संसद कौन है? संसद जनता की प्रतिनिधि है, माने जनता से करके अनुमति ली जा रही है। इनडायरेक्टली देखा जाए, हमको एक हाईवे बनाना है, पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा संचित निधि से। और संचित निधि से पैसा सरकार को तब मिलेगा हाईवे बनाने के लिए जब संसद अनुमति देगी। उसके लिए बजट रखा जाता है और बजट में कहा जाता है मुझे इतना हाईवे बनाना है, मुझे इतना पैसा चाहिए। तो जब वहां से बजट पारित हो जाएगा, पास हो जाएगा, तब सरकार के पास पैसा आएगा कि अब आप खर्च करो। तो सपोज अगर उनके पास 7 लाख का पेन है, तो 7 लाख का पेन उन्होंने ये थोड़ी कि संचित निधि में हाथ डाला, 7 लाख निकालो, एक पेन खोसा जाए, ऐसा थोड़ी हुआ होगा। सपोज अगर है संचित निधि से पैसा खर्च करने के लिए संसद की अनुमति चाहिए होती है। योगी कोई भी सरकारी खर्च करेंगे, कोई भी खर्च करेंगे, उसके लिए उनको उत्तर प्रदेश विधानसभा से अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जनता का पैसा है। जनता के पैसे का संरक्षक कौन है? स्टेट लेजिस्लेचर। उसके लिए बजट पारित करना पड़ता है, और जब बजट पारित नहीं होता तो आप मांगते रहते हो, पैसा आपको नहीं मिलता। यहां तक बात समझ आ गई? बजट पारित करने में वहां पर वोटिंग होती है, खर्चे रखे जाते हैं, हमें ये खर्च करना है। विपक्ष कह रहा है हम नहीं खर्च करने देंगे, आप अनावश्यक खर्च कर रहे हो, तो वोटिंग होती है। वोटिंग में जब वो पास हो जाता है तब सरकार ऑथराइज होती है कि अब वो खर्च करे। ये सिस्टम चलता है, इसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड। यहां तक बात समझ आई? राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है ये कंसोलिडेटेड फंड से मिलता है, और उस पर कोई वोटिंग नहीं होती है। नॉर्मली कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के लिए वोटिंग कराई जाती है। जब वोटिंग मेजॉरिटी से पास हो जाती है तब पैसा मिलता है। हाँ बजट में। तो इनको जो पैसा मिला, जितने सरकारी गवर्नमेंट को जितना पैसा मिल रहा है इस बजट से पास होकर आता है, नहीं तो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पैसा नहीं मिल पाएगा। मान लीजिए डिफेंस है, डिफेंस का बजट रखा जाएगा तो डिफेंस का मंत्री बताएगा कि देखिए मेरे पास इतने जो है, हमारे इतने सैनिक हैं जो काम कर रहे हैं, इतने रिटायर्ड हैं, उनको इतनी पेंशन चाहिए, सैनिक है उनको इतनी तनख्वाह चाहिए, उनको इतने जूते चाहिए, इतने टैंक चाहिए, इतना घोड़ा चाहिए, इतना बारूद चाहिए, इसके लिए हमको कुल डिफेंस में इतना पैसा चाहिए। बजट रखा गया डिफेंस का। जब जो है संसद से बजट पास हो जाएगा तब मंत्रालय के पास, डिफेंस मिनिस्ट्री के पास तब पैसा आएगा कि अब इससे जो है जिनको जिनको आपको सैलरी देनी सैलरी दीजिए साल भर की, जिनको जिनको आपको पेंशन देनी है आप साल भर का पेंशन दीजिए, जो जूते मंगाने हैं, कॉफिन मंगाना है, टैंक मंगाना है, गोला मंगाना है, बारूद मंगाना है, खर्च कीजिए। तब पैसा खर्च करना, पैसा आता है, उसके लिए बजट पारित होता। बजट जब पारित होता है तो वहां वोटिंग होती है। सरकार ने रखा बजट, अब इसको जब वोटिंग से पास कराया जाएगा तब जब बजट पारित होगा, और जब पारित हो जाएगा सरकार ऑथराइज हो जाएगी पैसा खर्च करने के लिए। ये बहुत मोटा मोटा हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, यहां तक बात समझ में आती। तो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है कंसोलिडेटेड फंड से लिया जाता है, उससे पैसा निकालने के लिए, राष्ट्रपति के वेतन से पैसा निकालने के लिए संसद में कोई वोटिंग नहीं होती, ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। इसको कहते हैं संचित निधि पर भारित व्यय, एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कुछ बात आप समझ में आई? तो राष्ट्रपति का वेतन कहां से मिलेगा? संसद की संचित निधि से मिलेगा, और संचित निधि पर भारित है, ये व्यय भारित व्यय है। दिस एक्सपेंडिचर इज चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अर्थात जब बजट पारित होगा तो जो राष्ट्रपति का वेतन है साल भर का वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, उसको पास करने के लिए वोटिंग नहीं कराई जाएगी। इस सारी बातों को इसके बाईपास भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर इस सारी बातें की चीजें आपको समझाएंगे तो टाइम बहुत लगता है, लेकिन ये चाहिए, इनकी जरूरत है। ये एग्जाम पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से एक्सपेंडिचर जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित व्यय हैं। हाँ, इतनी कहानी से बताइए कि जो व्यय कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो चार्ज होते हैं उनमें वोटिंग नहीं होती, बिना वोटिंग के वो पास हो जाता है। अर्थात 1 अप्रैल, मान लीजिए आज कितना चल रहा है, ये 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रपति के जितने खर्चे होंगे इस ऑफिस के, वो सब जो जब बजट रखा गया होगा
फरवरी को, जब फरवरी जो है 2022 को, जब 2023 को जब बजट रखा गया होगा, तो जितने खर्चे होंगे ये सारे खर्चे जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल लिए गए होंगे, बिना वोटिंग के अपने आप पास मार लिए गए। हाँ, सब राष्ट्रपति के ऑफिस में जितना खर्चा आ रहा है सब जो है बिना वोटिंग के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पास मान के निकाल लिए जाते हैं। हाँ, उसका फ्री फोन होगा, प्रेसिडेंट हाउस में रह रहा है, राष्ट्रपति भवन में रह रहा है, उसकी कितना तो उसका किराया होगा, उसका आना जाना खर्चा, उसकी सिक्योरिटी पे खर्चा, उसके आन बान शान पे खर्चा, उसके हेलीकॉप्टर पे खर्चा, ये सारे खर्चे जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पूरे साल का निकाल लेता है। पूरे साल में हमको इतना खर्चा राष्ट्रपति के ऑफिस पे खर्च होना है, वो सब जो है जब बजट रखा जाएगा तो उसमें वोटिंग नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति के खर्चे पर जो पैसा चाहिए उस पर बिना वोटिंग के पास हो जाएगा, जबकि दूसरे खर्चे के लिए संसद के से अनुमति के लिए वोटिंग कराई जाती है। समझा के इतनी सारी कहानी को अब एक लाइन में हम आपको लिखा रहे हैं कि राष्ट्रपति के वेतन भत्ते आदि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं। बस ये एक लाइन है, लिख लीजिए। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते आदि, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते आदि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, भार आदि 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 भारत की संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं, अर्थात ये संसद द्वारा स्वतः पारित हो जाते हैं। ये संसद द्वारा स्वतः पारित हो जाते हैं। ये संसद द्वारा स्वतः पारित हो जाते हैं और इनमें अलग से मतदान की जरूरत नहीं पड़ती, और इनमें मतदान की अलग से जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, सैलरी अलाउंसेस एंड अदर एक्सपेंडिचर ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट and other expenditure of the office of president is charged upon the consolidated fund of India, is charged upon the consolidated fund of India. It means they are automatically passed. It means they are automatically passed. During the process of budget. During the process of budget. And they need not separate voting. And they need not separate voting. उत्कर्ष, कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरा? व्यय, भारित व्यय, भारित है, क्या है? व्यय। जो व्यय भारित होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, इनके वेतन भत्ते भी एक कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज होते हैं। माने बिना बजट जब पास होगा तो इनके खर्चे के लिए वोटिंग नहीं कराई जाएगी, अपने आप पास हो जाएगा इनका जितनी सैलरी वगैरह है। क्यों? इनको इतनी इंडिपेंडेंस दिया गया कि आप निर्भय होकर काम करो। नहीं तो क्या होगा कि वोटिंग होगी और लोग जो है सब चोर मौसेरे भाई सब एकजुट हो जाएंगे, कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन को रोक दिया जाए। अब बताओ, बहुत उछल रहे थे, मेरे फेवर में डिसीजन नहीं दे रहे थे। हाँ, वो जब सही समझ में आएगा तो सब बताएंगे, समझ रहे ना? तो इनके व्यय को संचित निधि पर चार्ज कर दिया गया है।
कि जब बजट पारित होगा तो बजट में जब वोटिंग होती है तब बजट पास होता है। वोटिंग नहीं हो रही है, वोटिंग अगेंस्ट चली गई तो आपको पैसा नहीं मिलेगा खर्च करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज है, यहां बिना वोटिंग के उसको पास मान लिया जाएगा, पैसा पहुंचाओ उनके। दिव्या आपको समझ में आ रहा है? पॉलिटिक्स कुछ समझ में आ रही है अब? अच्छा, अब तो नहीं लग रहा कि जो है हम उस बैकग्राउंड के नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और देखिए राष्ट्रपति के बारे में देखिए, राष्ट्रपति को क्या विशेषाधिकार दिए जाते हैं, जो उसके विशेषाधिकार हैं, प्रिविलेजेस। देखो जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के रूप में वो जितने इसी में ये जो कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है उसी में बता रहे हैं। देखिए जो राष्ट्रपति होता है, आजकल पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि जो है कल्पना की नींद पूरी नहीं हो रही है, ऐसा कुछ है। जो राष्ट्रपति होता है उसके कुछ विशेषाधिकार हैं। जैसे राष्ट्रपति के रूप में आप जो भी काम करोगे, जो भी आप राष्ट्रपति के रूप में काम करोगे, आपको कभी भी किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं बनाया जाएगा, किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। प्रेसिडेंट की हैसियत से आपने कुछ भी काम किया है, कभी भी आपको न्यायालय में नहीं खींचा जाएगा, आपके ऊपर कोई केस नहीं चलाया जाएगा, चाहे क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो। प्रेसिडेंट की हैसियत से आपने कोई काम किया है, अपने पद से जुड़े कार्य के लिए राष्ट्रपति को कभी भी किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी, आंसरेबल, रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता। कल्पना ये बात बताई थी पहले? कभी नहीं बताई? अच्छा, तो ये चीज होती है। ऐसा ऐसा क्यों होता है कि राष्ट्रपति मान प्रधानमंत्री कोई काम करता है, प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उस पर केस चल सकता है, भ्रष्टाचार का केस चल सकता है। लेकिन राष्ट्रपति कोई भी काम कर दे, कोई भी काम कर दे राष्ट्रपति के रूप में, प्रधानमंत्री की हैसियत से कोई काम करता है, उसको जिम्मेदार माना जाता है। राष्ट्रपति कोई भी काम करता है, ना तो कोई आपराधिक मुकदमा, कोई सिविल प्रोसीडिंग्स या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ शुरू नहीं की जाएगी। फॉर एन एक्ट परफॉर्म्ड इन द कैपेसिटी ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की हैसियत से उसने कोई काम किया है, अपने पद से जुड़ा उसने कोई भी काम किया है, अपने किसी भी काम के प्रति वो न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया जाता। लिख लीजिए। अच्छा, ऐसा इसलिए है? हाँ, कोई बताए ऐसा क्यों है? अरे रूल ऑफ लॉ, भाई लोकतंत्र है। ये क्या हुआ कि तुम देश के प्रथम नागरिक हो, किसी को भी कुछ भी कर दोगे, तुम कुछ भी कर दोगे, तुम पर कोई, तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो, राष्ट्रपति बन के कुछ भी कर रहे हो, कोई तुमको कार्रवाई नहीं की जाएगी? क्यों? ये दिस इज द आंसर। देखिए भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम में दो हेड होते हैं, एक हेड ऑफ स्टेट। पार्लियामेंट्री सिस्टम में दो हेड होते हैं, एक हेड ऑफ स्टेट जो है हमारा राष्ट्रपति, एक है हेड ऑफ गवर्नमेंट। एक कौन है? हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये कौन है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति देखिए रबड़ की मोहर है, रबड़ स्टैंप है, सारा काम ये करता है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति कुछ नहीं करता है, यहां निर्णय किए जाते हैं, राष्ट्रपति उसको बस अपनी स्टैंप मारता रहता है कि हाँ हाँ, बस ये बस एक रबर स्टैंप है। तो आपको हम दोषी क्यों माने? आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा, इसके ऊपर कोई नहीं होता। ऑर्डर नीचे से आएगा, ऑर्डर भी नहीं आएगा, एडवाइस आएगी, एडवाइस आएगी। यहां से एडवाइस आती है कि महोदय, हाँ हाँ, यहां से एडवाइस आएगी, आप जो है उसको डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट कीजिए, डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। आप उसको जो है वहां पर राज्यपाल अपॉइंट कीजिए, वो उस राज्य में राज्यपाल अपॉइंट कर देगा। आप उसको जज अपॉइंट कीजिए, यहां सब कुछ होता है, ये बस करता रहता है, ये रबर स्टैंप है। तो जब भी कुछ इसके पास अथॉरिटी है ही नहीं, तो आप उसको राष्ट्रपति के रूप में कोई काम कर रहा है, उसको आप न्यायालय में कैसे उत्तरदायी बनाओगे? हाँ हाँ, 72 नहीं 74।
ठीक है ना। इसे जहां भी संसदीय लोकतंत्र होता है, जहां भी संसदीय लोकतंत्र होता है, संसदीय लोकतंत्र में जो हेड ऑफ स्टेट होता है, जैसे ब्रिटेन में हेड ऑफ स्टेट वहां का क्राउन है, ठीक। तो क्राउन के बारे में यह माना जाता है कि क्राउन कभी कोई गलती नहीं करता, क्राउन के बारे में यह माना जाता है, ठीक। अर्थात जब कभी गलती नहीं करता तो आप उसको न्यायालय में कैसे आप रिस्पॉन्सिबल बनाओगे। तो जहां भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वहां पर हेड ऑफ स्टेट, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे क्राउन हो, उसको कभी भी राष्ट्रपति की हैसियत से कोई काम कर रहा है न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं माना जाता, ठीक। तो जो कंडीशंस ऑफ जो प्रेसिडेंट है अंडर आर्टिकल 59, वो इसके जो कुछ विशेषाधिकार हैं अंडर आर्टिकल 361, वहां पर जो है ये चीजें लागू होती हैं। तो लिख लीजिए राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, हाँ आर्टिकल 361 राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, नहीं आर्टिकल 361 प्रिविलेजेस 361 उसी से कनेक्टेड है ना। ये जो राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं उसी के साथ, उसी से कनेक्टेड है। भी उसकी कुछ विशेषाधिकार भी तो हैं उस पद से आने के बाद, वो 361 में दिए गए हैं। हाँ नहीं यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, वो आगे है। राष्ट्रपति को अपने पद से जुड़े किसी भी कार्य के लिए, राष्ट्रपति को अपने पद से जुड़े किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अपने पद से जुड़े किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। The president is not answerable. The president is not answerable to any court. उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। The president is not answerable to any court. The president is not answerable to any court for any act done by him, for any act done by him in his official capacity, for any act done by him in his official capacity